हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे अक्टूबर मंथ का जो आपका क्रॉनिकल आया है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम हैंड रिटन नोट्स में करेंगे क्योंकि आप सबका मैसेज आ रहा था कि सर इसको भी हैंड रिटन नोट्स में ही करवाइए। हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, लेकिन हो सकता है आपको अच्छे से याद होता होगा, तभी आप सब कहते होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने सोचा कि जब आप सबका जो आप लोग कहेंगे वही करते हैं। ठीक है, हो सकता है मुझे थोड़ा सा टाइम लगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो आज राज्य आधारित समाचार होंगे, जो आपका क्रॉनिकल पतली वाली आती है, जितने भी राज्य आधारित समाचार आए होंगे, बने होंगे, ये कब से कब बने होंगे ये याद रखेंगे आप। 29 जुलाई से 27 अगस्त तक यहाँ पर करंट अफेयर है। तो यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश, बिहार और जितने भी स्टेट हैं उन सबके जो करंट बने हैं इनको देख लेते हैं। ठीक है, एक हैंड रिटन नोट्स में आएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, और ये जो भी जब भी वीडियो आएगा ये रात में 9 बजे, ये रिवीजन के तौर पर ही यहाँ पर ये थोड़ा सा उसमें था, वन लाइनर में था, तो हमने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे क्रॉनिकल में वन लाइनर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं। अभी पूरा मैं याद ही करवा दूंगा, इसमें आपको कोई वो टफ नहीं लगेगा। हमने जो जो मेन इंपॉर्टेंट है लगभग यहाँ पर इंक्लूड ही कर लिया है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब हर साल देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पीसीएस के आगे से पीछे से 2-3 महीने का करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप सब इस वीडियो को देख लीजिए। अगर पीडीएफ वोडीएफ चाहिएगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम वहाँ पर टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक है, चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, हाँ ये वीडियो डेली अब 9 बजे आएगा। मान लीजिए किसी दिन नहीं आया तो रात में 9 बजे आएगा, तो चाहे 10 ही मिनट का वीडियो आएगा लेकिन आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर पास आ गया है आपके रिवीजन के लिए। करंट अफेयर का भी मैं सोच रहा हूँ अब रिवीजन, जैसे जीएस का रिवीजन चलता है वैसे करंट अफेयर का भी रिवीजन चलेगा। ठीक है, ताकि आपका जो करंट पढ़ते हैं उसको आप बार बार अगर आपके सामने आता रहेगा तो वो आपको याद हो जाएगा। नहीं तो आप बहुत सारा करंट पढ़ लेंगे और जब रिवीजन नहीं करेंगे तो वो वहाँ पर जाकर भूल जाएंगे। इसीलिए जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो लेट हो जाए कभी, ताकि आप तक पहुँच जाए वीडियो। ठीक है, बेल आइकन दबाए रहेंगे तो। चलते हैं, देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पहला यहाँ पे कह रहा है, मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क। अब देखिए पूछेगा क्या क्वेश्चन, वहाँ पर पूछेगा तो पूछेगा यही क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क लॉन्च की गई। ठीक है, मतलब ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या किया जाता है, जो सीएम ग्रिड्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सड़क होता है वहाँ पर, सॉरी इसमें होता क्या है, अब देखिए इसमें होता क्या है, जो सड़कों के किनारे है, चाहे आपका फुटपाथ है, चाहे ग्रीन जोन है, चाहे सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट है, या बस स्टॉप, चार्जिंग ईवी चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है, चाहे सड़क का सौंदर्यीकरण है, तब ठीक है वो सब पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक जो ईवी से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और सौंदर्यीकरण में हरित मतलब पेड़ पौधे लगाकर। ठीक है, ये किस प्रकार की सड़कों पर लागू होगा, इसको सीएम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, सीएम ग्रिड्स। ठीक है, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री हरित सड़क और संरचना विकास योजना के तहत यह चल रहा है। ठीक है, याद रखेंगे कौन, मुख्यमंत्री हरित सड़क संरचना और संरचना विकास योजना के तहत। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे, ये सड़क, जो सड़क 10 मीटर से 45 मीटर होगा चौड़ाई में, मान लीजिए ये सड़क है, अब ये 10 से 45 मीटर चौड़ा है तो उसी पर ये लागू होगा। ये नहीं सब पे लागू होगा, सब पे नहीं लागू होगा, ये उसी पे होगा। तो आपको यहाँ पर यही क्वेश्चन बनेगा कि राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कहाँ पर, तो ये मेरठ में। अब ये भी पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, 2.15, याद रखेंगे 2.15 किलोमीटर से अधिक लंबी, और लागत 40 करोड़, याद रखेंगे लागत कितनी होगी इसकी, 40 करोड़ 2026 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरठ में। अब दूसरा क्या आ रहा है, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, भारत और डेनमार्क, भारत
और डेनमार्क और आईआईटी बीएचयू, इन तीनों के मध्य समझौता हुआ। किस लिए समझौता हुआ? ये गंगा की एक सहायक नदी है वरुणा, ठीक है, उसी को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, कौन सी? गंगा की सहायक नदी वरुणा को क्या करना है? पुनर्जीवित करना है। इसके लिए डेनमार्क की सहायता ली जाएगी, क्योंकि डेनमार्क, अभी आप ये नेट पर देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे या कहीं और देखे होंगे टीवी पर, डेनमार्क की देखिए जो नदियाँ होती हैं वो कितने साफ़ होती हैं। तो उसी प्रकार से डेनमार्क की सहायता ली जाएगी। जो छोटी नदियाँ हमारे यहाँ, चाहे गंगा में मिलती है चाहे यमुना मिलती है, उनको किस प्रकार से स्वच्छ रखा जाएगा, किस प्रकार को उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। तो इसमें क्या, वरुणा को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो यही क्वेश्चन बन सकता है, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला के तहत किस देश की मदद लिया जा रहा है? तो ये डेनमार्क की मदद लिया जा रहा है। 3 लोगों के बीच समझौता हुआ है, भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। ये क्या था? 15 अगस्त 2024 को सीएम ने घोषणा की थी। अब अच्छा दिन था 15 अगस्त को, तो उसी दिन सीएम ने क्या घोषणा की थी? कह रहे थे कि जो सरकार युवा उद्यमियों को, जो सरकार है वो युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण देगी। किसको? ब्याज, जैसे युवा है, आप सब युवा हैं, तो आप सबको क्या है, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को ये ऋण दिया जाएगा। कितना? 1 लाख युवाओं को। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? एज 21 से 40 होनी चाहिए। मतलब जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे लगभग सभी का एज यही होगा, 21 से 40 वर्ष के युवा ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। तो ये देखिए एकदम सिंपल ही कर दिए हैं, 8वीं पास, तो लगभग सभी होंगे 8वीं पास। ठीक है, तो याद रखेंगे 21 से 40 वर्ष के युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत क्या किया जाएगा? ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है कि इसकी एज क्या है, तो वहाँ पर एज दे सकते हैं 21 से 60 साल। ठीक है, तो आपको याद रखना है 21 से 40 रखना है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी रखना है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखना है, और 1 लाख युवाओं को ऋण प्रदान किया जाएगा प्रतिवर्ष। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या करा? राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र में 528 मेगावाट बिजली उत्पादन। तो ठीक है, तो जब भी आप देख रहे होंगे सौर ऊर्जा के संयंत्र में पूरा इंडिया, पूरा हमारा इंडिया नहीं, पूरा विश्व ही विकास कर रहा है, लेकिन हमारा इंडिया कुछ ज़्यादा ही विकास कर रहा है। क्यों क्यों? अब देखिए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, इंडिया में भी हमारा उत्तर प्रदेश देखिए कितना विकास कर रहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. सिंह, उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. सिंह, उन्होंने उत्तर प्रदेश के उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। तो ये हमसे पहले कौन से स्थान पे हैं? हमसे पहले राजस्थान है। राजस्थान सबसे ज़्यादा किया है सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली का उत्पादन। इसके बाद गुजरात है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश हम आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूछेगा कि सौर ऊर्जा संयंत्र में 528 मेगावाट पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि इसमें हम किस स्थान पर है। तो हम 5वें स्थान पर, हमसे पहले भी 4 स्थान पे हैं। ठीक है, तो 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ हमारे यहाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोएडा आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट। आप 3-4 साल पहले हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप करंट में आया होगा, क्योंकि क्या हुआ था इसमें 2020 में जब इसको कमिश्नरेट बनाया गया था तो ये सुर्खियों में था। ठीक है, अब यही कमिश्नरेट अपने अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होता है उसके हिसाब से पुलिस व्यवस्था चला रहा है। उसी हिसाब से इसको क्या मिल गया है? आईएसओ 9000 और 2015। ठीक है, तो आईएसओ 9001/2015, इसके तहत गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण से सम्मानित राज्य का पहला कमिश्नरेट है। अब देखिए कौन सा? यही है, क्योंकि वहाँ पर जो कमिश्नरेट व्यवस्था है बहुत अच्छे से संचालित किया जा रहा है, इसीलिए मिला है इसको। अब देखिए क्यों दिया गया है, अभी आपको बताते हैं। क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए असाधारण पुलिस सेवाएं देने, मतलब असाधारण पुलिस मतलब कहीं भी कोई किसी भी प्रकार से कोई भी घटना घटी
तुरंत वहाँ पुलिस पहुँचती है, ठीक है। मतलब हर चीज़ जो व्यवस्था होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। कहाँ पर? नोएडा में। इसीलिए ये प्रमाण दिया गया है। तो आपको यहीं पर यहाँ पर ये भी याद रखना है कि कौन सा ऐसा कमिश्नरेट है, तो नोएडा, जिसको आईएसओ प्रमाण मिल 9001 और 2015 ये गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण मिला है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए पुलिस आयुक्त तो वहाँ की कौन है, तो लक्ष्मी सिंह वहाँ की पुलिस आयुक्त है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की स्थापना 2020 में, जब ये क्वेश्चन बना होगा तो उस समय ये तो सुर्खियों में था, तो ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की स्थापना 2020 में हुई थी। अगर हम वर्तमान में बात करें कि ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू है, तो ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू है? गौतम बुद्ध नगर में लागू है, गाजियाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में, ठीक है, प्रयागराज में, और ये आगरा में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लखनऊ नहीं लिखा गया क्या? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा। हाँ देखिए यहाँ पर वो भी लिख लीजिएगा, ये लखनऊ में भी, याद रखिएगा लखनऊ में भी है। तो लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में और आगरा में यहाँ पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है प्रेजेंट टाइम में। याद रखेंगे कहाँ पे? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा में, ठीक है। नहीं पूछेगा लेकिन याद रख लीजिए, हो सकता है कहीं लिखने को आ जाए, ठीक है। तो यह याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, पारित 30 जुलाई 2024 को किया गया। अब देखिए इसमें होता यह है कि जो किसी महिला को धोखा देकर शादी कर लिया जाए और उसको धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जाए, तो उसमें क्या होगा, याद रखेंगे, उसमें होगा आजीवन कारावास। अगर किसी महिला को धोखा देकर शादी कर लिया गया और उसको धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया, तो जो करने वाला है उसको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। पहले ये नहीं था, अब उसको आजीवन कारावास में कर दिया गया संशोधन करके, उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2024 में, ठीक है। इस विधेयक में लव जिहाद की व्यापक परिभाषा शामिल है। इस विधेयक में आप देखेंगे तो लव जिहाद जो होता है उसमें व्यापक उसमें बताई गई है, क्या किस प्रकार से सज़ा होगी। पहले से परिभाषित सज़ा को दुगना, जैसे पहले से परिभाषित सज़ा मतलब जो पहले से चला आ रहा था इसमें, इस मतलब विधेयक के थोड़ा जो सज़ा उसको दोगुना कर दिया गया अब, ठीक है। जब किसी में 5 साल का था तो वो 10 साल का, ठीक है, किसी में 20 साल का तो वो आजीवन कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन 2 महीने से पहले, जैसे अगर किसी को स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना है तो उसको पहले 2 महीने पहले से मजिस्ट्रेट को, ठीक है, सूचना देनी पड़ेगी। बिना अगर सूचना दिए धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये सब एक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, याद रखेंगे स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गया। कौन कौन हमने अभी पढ़ा? धर्म परिवर्तन से रिलेटेड पढ़ा। नोएडा में कमिश्नरेट को आईएसओ प्रमाण मिल गया है। सौर ऊर्जा में हमारा उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे है, ठीक है। मेगावाट बिजली उत्पादन में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 21 से 40 1 लाख युवाओं को ऋण प्रदान किया जाएगा। और वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला हुआ था। मेरठ में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क। इतना हमने अभी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं यहाँ पर अयोध्या आदर्श और सौर शहर घोषित, अयोध्या आदर्श सौर शहर घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बनेगा, कौन सा अभी हाल ही में आदर्श सौर शहर घोषित किया गया, कौन सा शहर? तो आपको अयोध्या बताना है। अयोध्या वैसे भी सुर्खियों में रहता है, जो भी क्वेश्चन आया अयोध्या से उसको ज़्यादा उसको दिया करें इंपॉर्टेंस, ठीक है। 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। अब देखिए इसकी शर्तें क्या होती हैं, ऐसे थोड़ी दे दिया जाता है कि अयोध्या अच्छा है तो उसको दे दिया जाए सौर। वहाँ पर वो होती है, तो वो ये होती है अगर पारंपरिक तो ऊर्जा की मांग है कम से कम 10% कम हो जाए। पारंपरिक ऊर्जा की मांग, कन्वेंशनल जो ऊर्जा की मांग होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये सबसे जो ऊर्जा की मांग होती है उसको कम कर दिया जाए, 10% तक लोगों के द्वारा कम कर दिया जाए। मतलब लोग सौर ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है सबसे बड़ा, यही शर्त होता है कि अगर 10% कम हो रहा है तो अयोध्या नहीं आपके भी शहर को मिल सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों की अनुमति दी गई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नए मेडिकल कॉलेजों की तो अनुमति दी गई है, लेकिन 2 जगह सीटों को बढ़ा दिया गया है। कहाँ पर बढ़ा दिया गया है? आगरा और मेरठ में। आगरा में सीटों की संख्या 72 कर दी, 72 संख्या वृद्धि की गई, 72 नहीं करी, 72 सीटें बढ़ा दी गई हैं। और मेरठ में 50। मेरठ में अभी क्या था? एकीकृत हरित शहरी सड़क, ठीक है, याद रखिए, एकीकृत हरित शहरी सड़क मेरठ में राज्य की पहली, वो भी राज्य की पहली, याद रखेंगे। अब देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा एनएम से, अब देखिए बिजनौर में कहाँ पर ये 7 मेडिकल कॉलेज की अनुमति दी गई है? बिजनौर में, बुलंदशहर में, ठीक है, याद रखेंगे, बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर में, पीलीभीत में, सुल्तानपुर में, कानपुर देहात में और ललितपुर में, ठीक है। तो याद रखेंगे कहाँ कहाँ पे? बिजनौर में, ठीक है, बिजनौर में, मतलब बिजनौर किधर है? तो मतलब उत्तर साइड में एकदम ऊपर देखेंगे तो बिजनौर ऊपर है। अब अगर देखेंगे बुलंदशहर तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा, ठीक है। कुशीनगर, ठीक है, तो ये इस साइड में पूर्व में पड़ जाएगा, ठीक है। पीलीभीत बीच में पड़ जाएगा, ठीक है। सुल्तानपुर पूर्वांचल वाला एरिया, ठीक है। अब कानपुर देहात मध्य वाला, ठीक है। ललितपुर बुंदेलखंड वाला एरिया, तो हर जगह लगभग दे दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। और मेरठ, आगरा और मेरठ में सीटों की संख्या, मेडिकल कॉलेज सीटों की, एमबीबीएस जो सीटें होती हैं उनको बढ़ा दिया गया है। बस इतना याद रखिएगा, 7 नए मेडिकल कॉलेजों की अनुमति दे दी गई है। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, ठीक है। कितना है? 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। अब देखिए कहाँ कहाँ पे प्रमुख, देखिए 30 जिलों में ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर, मतलब जो सामान आता है या कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो हाईवे के किनारे, ताकि वहाँ पर आवागमन, निर्यात, आयात आसानी से हो सके, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट लॉजिस्टिक, ये IMLCT स्थापित किस किस? गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे, मतलब जो 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसी के मतलब किनारे ये IMLC की स्थापना की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे, ठीक है, कौन है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा और अलीगढ़ में। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ और आगरा जो एक्सप्रेसवे है वो वहीं पर जहाँ आगरा पड़ता है और अलीगढ़, मान लीजिए एक्सप्रेसवे जा रहा है लखनऊ आगरा, यहीं पर कौन पड़ रहा है? आगरा पड़ रहा है, और यहीं पर कौन पड़ रहा है? अलीगढ़ पड़ रहा है। तो जो अलीगढ़ है, पहले इधर से अगर लखनऊ जाएंगे तो आगरा पड़ेगा, फिर अलीगढ़ पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैं लखनऊ से अगर जा रहे हैं, अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो पहले अलीगढ़ पड़ेगा, फिर आगरा पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए जो आगरा है और ये अलीगढ़ है, उसके किनारे डिफेंस कॉरिडोर, याद रखेंगे, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, कानपुर में औद्योगिक गलियारा और रक्षा गलियारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कानपुर में कहाँ? औद्योगिक गलियारा और रक्षा गलियारा आयोजित, मतलब ये लगाया जाएगा, ठीक है, आयोजित नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश अन्य महत्वपूर्ण जो समसामयिक घटनाक्रम है, अब देखिए जब जैसे ये खत्म हो जाता है आपका तो वहाँ पर वन लाइनर दिया रहता है, तो वन लाइनर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे क्या हुआ, 24 से 25 अगस्त को क्या हुआ था? लखनऊ के चौक स्टेडियम हॉल में अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप 2024 आयोजित किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया, तो लखनऊ के चौक स्टेडियम हॉल में, ठीक है। याद रखेंगे किसके द्वारा? मॉडर्न शोटेकन कराटे फेडरेशन के द्वारा, ठीक है। तो वो नहीं पूछेगा, तो यही पूछेगा कहाँ पर? लखनऊ के चौक स्टेडियम हॉल में अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया 2024 का। अब देखिए उत्तर प्रदेश का मक्का उत्पादन का लक्ष्य कितना है? 2027 तक कह रहे हैं, सरकार बोल रही है कि हम 2027 तक उत्तर प्रदेश में मक्का के उत्पादन के लक्ष्य को दोगुना कर देंगे। मतलब क्या? अब मुख्यमंत्री थोड़ी करेंगे, जब किसान बैठाएगा, ठीक है, तभी दोगुना होगा।
तो उसके लिए किसान को प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि ये अचीवमेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर और देखिए, उत्तर प्रदेश का मक्का 2027 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। तो ये है, ये मक्का उत्पादन में 27.1 ही, देखिए ये तो दोगुना करना है, लेकिन उत्पादन कितना करना है, तो 27.30 लाख मीट्रिक टन करना है। ठीक है, 2027 तक, मतलब आज के 3 साल बाद इतना मक्का, मतलब सब लोग मक्का। ठीक है, मक्का स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर मक्का की रोटी मान लीजिए आप ना खा पाए, कहाँ मिलेगा मक्का की रोटी, लेकिन मक्का जो रोड पे निकाल लगाते नहीं भैया लोग, ये मक्का भूजते हैं, ठीक है, वो आग पर, उसको ज़रूर खाया करिए। ठीक है, कभी भी कहीं भी देख लिया करिए कि मक्का अगर कोई भूज रहा है तो उसको ज़रूर ले लिया करिए। ठीक है, 10 ही रुपये का मिलता है, कहीं कहीं 15 रुपये का मिलता है, कहीं कहीं 10 रुपये का, लेकिन आप उसको खाने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है। ठीक है, अब देखिए ये अमेरिका से क्या बन के आता, कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स क्या करते हैं, उसको मॉडर्न लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं, और जो वो भैया लोग लगाते हैं वो एकदम शुद्ध देसी होता है। ठीक है, उसको नहीं खाते। ठीक है, तो वो कॉर्नफ्लेक्स उसको मतलब मशीन से दब जाता है तो वो कॉर्नफ्लेक्स बन जाता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही खाएंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी आपको देगा, ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कीर्ति चक्र विजेता अंशुमन सिंह का, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कीर्ति चक्र विजेता अंशुमन सिंह का प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पे किया, लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर। कहाँ पर, लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर, ये याद रखेंगे। कहाँ पर, लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर। कब किया था, 21 अगस्त 2024 को। ये सौर चक्र मतलब कीर्ति चक्र विजेता है, ठीक है, अंशुमन सिंह, इन्हीं को का प्रतिमा का अनावरण किया। अब देखिए, दुधवा कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक हुई थी। तो याद रखेंगे, दुधवा कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक हुई थी। कौन थे, जो राज्य मंत्री थे, अरुण कुमार सक्सेना थे। मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, बता दे रहा हूँ, अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दुधवा के लिए 265.8 है, याद रखिए, लाख रुपए। ठीक है, याद, करोड़ नहीं, 265.8 लाख रुपए प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो याद रखिए किसके किसके लिए, दुधवा कंजर्वेशन फाउंडेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए दुधवा के लिए, ठीक है, दुधवा जो नेशनल पार्क है, ठीक है, याद रखेंगे उसके। यूपी 112 सेवा को प्रभावी बनाने के लिए एक पहल नामक जागरूकता अभियान चलाया गया। ठीक है, याद रखेंगे, जो यूपी 112 है उसकी सेवा को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब जो यूपी 112 है, क्या होता है, कुछ भी हुआ 112 नंबर बुलाते हैं ना, तो वही उसको एक प्रभावी बनाने के लिए एक पहल नामक जागरूकता अभियान चलाया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्या, एक आपसे यही क्वेश्चन बनेगा कि 101 पहल जागरूकता अभियान किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे, ये किससे रिलेटेड है, यूपी 112 को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं, नहीं देखिए, अब देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाले शताब्दी समारोह। ठीक है, अब देखिए, काकोरी जो ये, क्योंकि 1905 में हुआ, तो वो सॉरी 1925 में हुआ था, अब क्या आने वाला है, 2025 आने वाला है, तो 1 साल इसका शताब्दी समारोह चलेगा, जैसे अमृत भारत चलता था। ठीक है, तो उसी प्रकार ये काकोरी ट्रेन एक्शन वाला जो है, पहले काकोरी ट्रेन षड्यंत्र था, अब इसका नाम ये काकोरी ट्रेन एक्शन पड़ गया। तो ये इसका जो शताब्दी समारोह चलेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आगे आने वाले समय में भी इस पर क्वेश्चन बनने का है, वो बनेगा। ठीक है, तो कब, 9 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाले शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू की है। तो किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, लागू अभी नहीं की है, तो लागू करेगा। ठीक है, याद रखिए, यहाँ करेगा होगा। ठीक है, लागू करेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आय को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4,000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करेगी। ठीक है, तो ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए ये विश्व बैंक द्वारा पोषित है, 4,000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करेगी। ठीक है,
तो इसमें सिर्फ इतना याद करिएगा कि जो अभी ये यहाँ पर कि मतलब जो ग्रामीण लोगों की आय को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा पोषित है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एंटी रोमियो स्क्वाड चलता था, अभी बीच में देखे होंगे आप, शांत होगा, एंटी रोमियो का कोई मैटर नहीं आता होगा न न्यूज में न कहीं, ठीक है। जब से सोशल मीडिया आया तब से एंटी रोमियो जैसे बंद ही हो गया। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था उतना, तो एंटी रोमियो बहुत चलता था, ठीक है। जब से जियो आया तब से एंटी रोमियो गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एंटी रोमियो को पुनः सक्रिय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि एंटी रोमियो को पुनः सक्रिय करिए, ठीक है। तो एंटी रोमियो को पुनः सक्रिय करिए, मैटर यही हुआ होगा, कोलकाता वाला ये सब मैटर हुआ होगा, इसीलिए मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए कहा है कि ये इसको पुनः सक्रिय करिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले कि कौन सी योजना या कौन से अभियान को पुनः सक्रिय करने की बात चल गई, तो एंटी रोमियो स्क्वाड को पुनः सक्रिय करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के में अनधिकृत क्षेत्रों पर अपशिष्ट फैलाने और ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जैसे कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ये पर्यावरण से लेकर नुकसान बहुत होता है, क्योंकि क्या होता है, शहर का कूड़ा ले जाके वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, वो जगह बहुत बेकार हो जाती है, मतलब वो वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो एनजीटी ने उसको संज्ञान में लिया है, कह रहा है कि अगर वहाँ पर अनधिकृत कूड़ा स्थान नहीं, क्षेत्र नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा उसको नहीं बताया गया है कि यहीं पर डालना, तो क्या होगा, सरकार उल्लंघन पर 5,000 से 50,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। कितना, 5,000 से 50,000 तक जुर्माना एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में अनधिकृत क्षेत्रों पर अपशिष्ट फैलाने और ठोस प्रबंधन डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। आईआईटी कानपुर के अंतरिक्ष विज्ञान एक बड़े मतलब अंतरिक्ष विभाग ने एक बड़े बहिर्ग्रह, ठीक है, बाहिरग्रह मतलब जो आपका अंतरिक्ष में एक बहिर्ग्रह की खोज की है, जो सूर्य के समान निकटतम तारे की परिक्रमा कर रहा है। जैसे हमारा पृथ्वी एक क्या सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, वैसे एक ऐसे ग्रह की खोज की है, मतलब ये आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों द्वारा है और ये अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च की टीमों के द्वारा है, तो ठीक है, तो थोड़ा सा सुर्खियाँ आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा अगर हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे वैज्ञानिक भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, खोज कर रहे हैं ग्रहों की, ठीक है। तो ये क्या है, आईआईटी कानपुर के अंतरिक्ष विभाग ने एक क्या किया है, ये एक बहिर्ग्रह की खोज की है, जो सूर्य के समान ही, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ये भी इसी तारे का चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ब्राज़ील के साथ समझौता किया है। तो मेरठ में स्थित जो श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय किसके साथ समझौता किया है, ब्राज़ील के साथ समझौता किया है, याद रखेंगे, किसके, ब्राज़ील के साथ। किसको बढ़ाने के लिए, शैक्षिक अनुसंधान, रिसर्च में मतलब आगे बढ़ाने के लिए ब्राज़ील के साथ समझौता किया है, बस इतना याद रखेंगे। अब और देखते हैं, नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होगा, याद रखेंगे, कहाँ पर, नोएडा में क्या आयोजित होगा, इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होगा, कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में नहीं, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा अलग ग्रेटर नोएडा अलग, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होगा 25 से 29 सितंबर 2024 के बीच। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, अभी हाल जब आपका पेपर हो जाएगा, अभी हाल ही में यहाँ पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया गया, तो कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में किया गया 25 से 29 सितंबर 2024 के मध्य, ये याद रखिएगा। अयोध्या में नई जल निकासी परियोजना जिसकी लागत 37.5 करोड़ होगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये जब न्यूज ये बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर न्यूज वाले ने मतलब सोशल मीडिया पे आया था कि अयोध्या में जल भराव हो रहा है, तो उसी को देखते हुए, ठीक है, क्या किया गया, मुख्यमंत्री ने 37.5 करोड़ रुपए पास किए अयोध्या धाम से और रेलवे स्टेशन को रामपथ से जोड़ने वाली सड़क पर जल भराव से बचने के लिए। तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को जो रामपथ से जोड़ने वाली रोड है, उस पर जल भराव ना हो, इसके लिए 37.5 करोड़ रुपए जारी किया गया। तो यही पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि अयोध्या में कहाँ पर जल निकासी परियोजना चालू किया गया, तो अयोध्या में जल निकासी परियोजना चालू किया गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से रामपथ, जो रामपथ है वहाँ पर जोड़ने वाली सड़कों पर, ठीक है, जल भराव को रोकने के लिए।
अब देखिए यहाँ पर बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर में 2.5 लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ है। अभी ये कहाँ की बात कर रहा है, मान लीजिए यूपी है आपका, ये नीचे की बात कर रहा है। इसी नीचे में 2.5 लाख हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई करने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो, बहुत दिन से आप सुने होंगे केन बेतवा जुड़ रहा है, तो अभी ये जुड़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। बहुत दिन से ये जुड़ रहा है लेकिन क्या हुआ, जुड़ ही नहीं पा रहा, तो उसी को तेजी लाने के लिए समझौता किसके किसके मध्य हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में। तो ये याद रखेंगे, किसके किसके बीच में समझौता, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के, क्योंकि ये इसी दोनों के बीच में है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, मध्य प्रदेश में और केंद्र सरकार में भी। अब नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इनको काम में इसको तेज़ी से लाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी ही है सब, मतलब ये सभी वहाँ पर भाजपा की है, तो बात करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ऐसा ये करना चाहिए ताकि सिंचाई हो चाहे पेयजल हो अच्छे से सभी लोगों को समय से मिल पाए, ठीक है। तो लेट नहीं कर होना चाहिए इस पर। अब देखिए बिहार करंट अफेयर की बात करते हैं। अब बीपीएससी वाले सतर्क थोड़ा हो जाएं, क्योंकि बिहार करंट अफेयर है, ठीक है। अब देखिए बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बोल दिया गया है कि जो बिहार में मठ है, मंदिर है, ट्रस्ट है, उनका पंजीकरण जरूर करें, ठीक है। 8 अगस्त 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों हुआ, मठों हुआ, ट्रस्टों हुआ, सभी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन ये बन गया, कहाँ पर, किस राज्य में सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे, बिहार लगाएंगे, ठीक है, अपना बिहार लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत, याद रखेंगे यह क्या है, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत ये ऐसा किया गया। मतलब कोई अधिनियम होगा, ऐसे नहीं कि सरकार ने निकाल दिया, ये अधिनियम के तहत, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर, मतलब पूर्वी चंपारण में क्या है, विराट रामायण मंदिर बन रहा है। इसकी कुछ विशेषता देख लीजिए। पूछेगा इसकी ऊंचाई कितना है, तो 270 फीट इसकी ऊंचाई है। कितना है, 270 फीट इसकी ऊंचाई है। पहले मंदिर की ऊंचाई 225 फीट थी, याद रखिएगा, पहले मंदिर की ऊंचाई कितनी थी, 225 फीट, लेकिन बढ़ा दिया गया है। यही याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण वहाँ ऑप्शन में देगा, विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण लगाएंगे। भागलपुर देगा, पूर्वी चंपारण लगाएंगे, ठीक है। पटना देगा, पूर्वी चंपारण लगाएंगे, ये मत भूलिएगा, ठीक है। लंबाई 1080 फीट, ठीक है। चौड़ाई कितना है, मतलब एक ऊंचाई होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। ये चौड़ाई 540 फीट। लागत, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी इसी में होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस में होगा, इसी पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में होगा, ठीक है। वास्तुकला, कंबोडिया के अंगकोर वाट से, तमिलनाडु का रामनाथ स्वामी से, मदुरई का मीनाक्षी, ये जीएस का क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर पूछा जाता है कहाँ पे, मदुरई में, ठीक है, उसी से प्रेरित है। तो किससे, कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर, एक बार नेट पे सर्च करिएगा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, एक बार देखिएगा कितना विहंगम दृश्य लगता है। विहंगम मतलब कितना ब्रॉड लगता है, देखने पर लगता है कि हाँ ये मंदिर है किसी तरह का, ठीक है। तो ये कंबोडिया का अंगोर वाट, तमिलनाडु का रामनाथ स्वामी और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर प्रेरित है। कुल कितना इसमें 2101, ठीक है। तो मतलब 2101 यहाँ पर कितना है, स्तंभ है, ठीक है, याद रखिएगा 2101 स्तंभ है। अब देखिए विक्रमशिला कटरिया रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है, ये याद रखेंगे। क्या, विक्रमशिला कटरिया रेल परियोजना, लंबाई 26.23 किलोमीटर है, लागत लगभग 2549 करोड़ रुपये है, ठीक है। अब देखिए बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस, इसमें इस दिन क्या हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया था, बाम्बेक्स सीवा वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर, ठीक है, रक्षा बंधन मनाया था, और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस भी मनाया था 19 अगस्त 2024 को। मतलब रक्षाबंधन के दिन ही मुख्यमंत्री ने क्या किया था, बाम्बेक्स सीबा एक वृक्ष होता है, बाम्बेक्स सीबा, इसमें क्या किया था, रक्षा बांधा था, और उसी दिन क्या मनाया था,
बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो 19 अगस्त 2024 को। तो रक्षाबंधन वाला दिन याद रखेंगे, 19 अगस्त 2024 को मनाया गया था बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस। मुख्यमंत्री डोरंडा का पौधा लगाया था, मुख्यमंत्री ने डोरंडा का भी पौधा लगाया था, याद रखेंगे। राजधानी वाटिका में डोरंडा का भी पौधा लगाया था। अब देखिए बिहार के अन्य महत्वपूर्ण जो समसामयिक घटनाक्रम है, तो उसमें क्या है आपका बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर। ये आपका आपके लिए भी सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम बुद्ध है। क्या है, परम बुद्ध बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज तबीयत हमारी एकदम सही नहीं, तभी देखिए राइटिंग भी उतनी सही नहीं बन रही होगी, ठीक है, क्योंकि जुकाम था। तब भी मैं सोचा कि आपका पेपर नज़दीक आ रहा है, इसमें यहाँ पर लेट नहीं करना है, ठीक है, तो इसीलिए तब भी मैंने आपके लिए वीडियो ये बनाया हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा जुकाम है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी। अब देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पटना द्वारा यह विकसित किया गया बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिएगा बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर। अब देखिए बिहार में कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा बृहद सिंचाई हेतु, ठीक है, किसमें, बिहार की कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा बृहद सिंचाई के हेतु। कोसी और मेची नदी ये दोनों याद रखेंगे। अब देखते हैं बिहार के नवादा जिले में वारसीगंज क्षेत्र में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ की आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा, ठीक है। तो याद रखिए नवादा जिला जो है वहीं पर एक फैक्ट्री लगेगी, ये मतलब कंक्रीट की, अंबुजा कंक्रीट मतलब सीमेंट की ही फैक्ट्री लगेगी कि नवादा जिले में, उसकी आधारशिला मुख्यमंत्री ने कहा। ये अडानी ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, याद रखिए। 12 अगस्त 2024 को बिहार के राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। कब, 12 अगस्त 2024 को बिहार में राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। पटना सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी, जिसमें एसटी, ओबीसी को आरक्षण शैक्षिक संस्थानों में, जो बीपीएससी का पेपर नहीं होता है उसमें क्या किया गया था, बता दिया गया था कि जो एससी, एसटी, ओबीसी होंगे उनको क्या किया जाएगा, 50% से बढ़ाकर उनका आरक्षण 65% कर दिया जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्या कर दिया, रोक लगा दिया, कहा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 50% से जो बढ़ाकर 65% कर दिया गया था उस पर रोक लगा दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। तो ये भी बना था। अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर देखते हैं अब, ठीक है। अब देखते हैं पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है यहाँ पर, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना है, पहला क्वेश्चन ये बना है, सैनिटरी नमकीन हेतु पैसा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। अब देखिए जो सैनिटरी नमकीन है, मतलब सैनिटरी नमकीन बहुत लोग देते थे, बहुत लोग नहीं, 3 ही राज्य देते थे, एक कर्नाटक देता था, एक राजस्थान, एक दिल्ली देता था। लेकिन ये पहला क्यों बना, तो देखिए ये सिर्फ सैनिटरी नमकीन देते थे, लेकिन ये क्या करता है, ये मध्य प्रदेश ये उसको पैसा देगा, ठीक है, जो भी जिनको ज़रूरत होगी वो क्या करे, उनको पैसा देगा। और ये सब क्या करते थे, ये नैपकिन देते थे, तो यही इसीलिए ये पहला बन गया। तो सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। 7वीं और 12वीं कक्षा की इसमें छात्राएं लाभार्थी होंगी। जो 7वीं से 12वीं कक्षा की जो छात्राएं होंगी वही लाभार्थी होंगी इसमें। अब देखिए यहाँ 12 लाख से अधिक को यहाँ लाभ होगा, ठीक है, याद रखिएगा 12 लाख से अधिक यहाँ पर छात्राओं को लाभ होगा। राशि कितना खर्च करेगी सरकार, 57 करोड़ 18 लाख रुपए राशि खर्च करेगी। कितना, 57 करोड़ 18 लाख रुपए इस पर राशि खर्च करेगी, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक साल में 300 रुपये दिया जाएगा। कितना, एक साल में 300 रुपये दिया जाएगा, मतलब मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक साल में 300 रुपये ही दिया जाएगा। यूनिसेफ ने इसकी सराहना की है, ठीक है। सब कुछ तो सही है लेकिन ये पैसा कम से कम 1000 तो होना चाहिए था, ठीक है। यूनिसेफ ने इसके सराहना। अब देखिए इससे पहले कौन फ्री में देता था, कर्नाटक देता है, राजस्थान और दिल्ली, लेकिन ये सब पैसा नहीं देते हैं, ये फ्री नैपकिन देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब यहाँ पर देखते हैं
छात्राओं को मुफ्त नैपकिन दिए जाते हैं लेकिन नगद पैसा केवल एमपी को, जो अभी हमने बताया यहाँ पर तो मुफ्त नैपकिन दिए जाते हैं लेकिन नगद पैसा सिर्फ एमपी में, इसलिए पहला बना है। 2016 में मतलब ये 1 नवंबर 2016 को राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एक योजना लाई गई थी, जो उदिता योजना। कभी पूछ ले ये उदिता योजना किससे संबंधित है, इसी नैपकिन से ही संबंधित है, ठीक है, मासिक धर्म से ही संबंधित है उदिता योजना, ठीक है। ये किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था 2016 में। तो ये अभी हमने इतना बताया मध्य प्रदेश के बारे में, इतना याद रखेंगे। चलते हैं अब राजस्थान की बारी आती है। राजस्थान में क्या है, ऊर्जा उद्योग में 4 संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को मंजूरी। अब देखिए यहाँ पर ऊर्जा उद्योग में भारत सरकार और राजस्थान सरकार क्या करेगी, उद्यम कंपनियां लगाएगी ना, मतलब 4 कंपनियों को गठित करेगी, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी 26% होगी और केंद्र की हिस्सेदारी 74% होगी, मतलब ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी होगी। 5.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित है, कहाँ पर, यहीं पर, किस में, जैसे वाइब्रेंट गुजरात होता था, इसलिए जैसे वाइब्रेंट गुजरात नहीं चलता, मतलब हर जगह होता है उत्तर प्रदेश वाइब्रेंट, तो ऐसे गुजरात का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, गुजरात का वाइब्रेंट काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ पर आप देखते होंगे जब वाइब्रेंट गुजरात होता होगा तो वहाँ पर अदानी, अंबानी, ये सब, ठीक है, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ जाते होंगे, ठीक है, तो इसीलिए वो ज़्यादा प्रचलित रहता है। तो इसीलिए उसी गुजरात की तर्ज पर राइजिंग राजस्थान आया, ठीक है। राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन 2024 में राजस्थान को कितना 5.21 लाख का मतलब निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ठीक है, कितना 5.21 लाख का, ठीक है, राइजिंग निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान, ठीक है, याद रखिए 5.21 लाख करोड़, ठीक है, तो यहाँ 5 लाख करोड़ यहाँ होगा, करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, 5.21 लाख नहीं, ठीक है, इतना आप समझते हैं, ठीक है, 5.21 लाख करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ लिखा गया है 5.21 लाख करोड़। अब देखिए अग्निवीरों के लिए राजस्थान ने आरक्षण घोषित किया है। 26 जुलाई 2024 को कारगिल दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई है। किसके दिवस, पहले ये याद रखिएगा, कारगिल दिवस कब मनाया, 26 जुलाई 2024, मतलब 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसी पर राजस्थान ने कहा है जो अग्निवीर होंगे उनको कहाँ कहाँ पर हम छूट देंगे, तो उन्होंने कहा हम यहाँ यहाँ छूट देंगे, कहाँ पर, राज्य पुलिस की भर्तियों में हम छूट देंगे, जेल प्रहरी की जो भर्ती आती है राजस्थान जेल प्रहरी की, वहाँ पर भी हम छूट देंगे, और राजस्थान वन रक्षक, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में वन रक्षक की भर्ती आती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी छूट देंगे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश ने भी ऐसी कुछ घोषणा की है, ठीक है, राजस्थान ने नहीं, उत्तर प्रदेश ने भी की है, ठीक है। तो याद रखेंगे राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षकों की भर्तियों में ये अग्निवीरों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हिमाचल प्रदेश की अगर बात हम करते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक योजना का शुभारंभ किया गया, कहाँ पर, यहीं हिमाचल प्रदेश में। कौन मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर किया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में ये इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। कौन बन गया है, गुरु घासीदास। अब देखिए यहाँ पर 7 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार ने घासी तिमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य के नाम से राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य, क्या नाम इसका पड़ेगा, घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। अब देखिए ये नामकरण सतनामी सुधारक जो गुरु घासीदास के नाम पर ये रखा गया, इसका नाम जो घासीदास आप पढ़ते हैं। अब ये पूछेगा ये चौथा, तो ये गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य पड़ा है, ठीक है, तो आगे 3 कौन थे, तो इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य बीजापुर में है, याद रखेंगे, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य पहला है ये। उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य, बहुत बार क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछा गया है, उदंती बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, कहाँ पर, सीतापुर में, ठीक है, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, गरियाबंद में है, ठीक है, तो गरियाबंद यहाँ का एक जिला है, तो याद रखेंगे, सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। अचान कमार बाघ अभ्यारण्य मुंगेली में है, ये भी छत्तीसगढ़ में। तो अचान कमार, उदंती सीता नदी, इंद्रावती और घासीदार तिमोर पिंगला, ये 4 बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में, याद रख लेंगे, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर झारखंड में क्या बना, क्वेश्चन बना था, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, कौन सा,
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आया था, 18 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था। इसमें हेमंत सोरेन द्वारा पाकुड़ जिले से शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। उद्देश्य इसका क्या है? महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाना। इसमें क्या है? 21 से 50 साल, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है? 21 से 50 साल की जो आयु की पात्र महिलाएं होंगे उनको कितना दिया जाएगा? 1,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, हर महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें जितने भी मतलब ये इसमें ये कौन कौन शामिल होंगे? इसमें गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं होंगी वही शामिल होगी। तो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन, हमेशा भी कोई भी योजना आए सभी लोग उसका लाभ उठाने की मतलब ना उठाया करें। ठीक है, क्योंकि अगर मतलब जो कमाने में सक्षम है अगर वो लाभ उठा लेते हैं तो जो गरीब होते हैं वो उनसे वंचित रहे, क्योंकि सरकार के पास भी इतनी रिसोर्सेस नहीं होता है कि सबको दे सके। इसीलिए एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे जो गवर्नमेंट आए, सभी कोई भी गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता कि वो सभी को दे। ठीक है, इसीलिए क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे या विकलांग, ये सब क्राइटेरिया बनाया जाता है किसी भी योजनाओं को लाने के लिए। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया का मेन सरकार भी सोचती है, कोई भी सरकार हो वो भी सोचती है हम सभी को दें, लेकिन क्या होता है उतना रिसोर्स नहीं है हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को क्या किया जाएगा? प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये दिए जाएंगे। 1,000 रुपये क्या किया जाएगा? हर महीने दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये महीने। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये शुरू किया गया था। अब देखिए महाराष्ट्र के द्वारा महाराष्ट्र लॉजिस्टिक नीति। अब देखिए ये सब कौन सी नगरी हैं, मतलब यहाँ सब व्यापार ऊपर ज़्यादा होता है तो यही सब होगा। ठीक है, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक नीति 2024 मंजूरी दिया गया, तो ये भी अच्छा है, ये नहीं कि ख़राब है। ठीक है, जब तक ये सब नहीं होगा तब तक आपके पास सामान कैसे पहुँचेगा? ठीक है, मतलब ये जो बंदरगाह हुआ है यही सब आपके पास जो सामान, कोई भी सामान है, ठीक है, वो इसी पर डिपेंड है आपकी पूरी दिनचर्या। ठीक है, अगर जिस दिन ये सब ठप्प हो जाएंगे वहाँ उस दिन लाइफ ठप, किसी दिन ट्रक वाले अगर हड़ताल कर दें तो देखिए हर चीज़ें महंगा हो जाता है। ठीक है, तो यही हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, मान्ना चिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बना, याद रखिएगा, मान्ना चिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बना। तो 18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के पहले सौर गांव का उद्घाटन किया। ठीक है, याद रखेंगे, तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे? महाराष्ट्र लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है और यहाँ मान्ना चिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बना गया है। इसका एकनाथ शिंदे ने पहले सौर गांव का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब देखिए बेनगंगा और नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना, जैसे वहाँ केन बेतवा जोड़ रहे थे, यहाँ पर कौन सा जोड़ रहे हैं? बेनगंगा और नलगंगा। बेनगंगा और नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो लंबाई 426.5 किलोमीटर होगी। लागत 88,575 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रुपए है। इतना सिंचाई का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या? सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जल आपूर्ति जो होती है उसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब हर जगह यूज हो जाएगा जब ये जुड़ जाएगा। बेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ने से जानते हैं क्या बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि जो सभी नदियाँ होती है, जैसे ये प्यारा भारत है, सभी कुछ नदियाँ इधर चली जा रही है समुद्र में, अब समुद्र में जाने का मतलब बेकार ही है, यहाँ भी जा रही हैं समुद्र में जा रही, तो यहाँ मतलब अगर आप ये नदी बह रही है, इसको यहाँ पर एक सूखी नदी पड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर आसपास के बहुत जंगली जानवर हैं और गांव है। ठीक है, तो ये पानी के बिना मतलब बहुत रेयर केस में पानी पा रहे हैं, और इसमें इतना पानी है कि ये जाके पूरा यहाँ पर समुद्र में मिल जा रहा है। तो नदी जोड़ो क्या हो जाएगा, ये जाके अगर यहाँ पर इस सूखी जो नदी है इसमें मिल जाती है तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी गांव वाले हैं इन सबको, गांव वालों से ज़्यादा जितने जानवर हैं जो विलुप्त हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, पानी नहीं पा रहे हैं, सब मर जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सबको भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आदमी तो मनुष्य कहीं ना कहीं तो पानी का जुगाड़ कर ही लेगा, लेकिन जानवर कहाँ से करेगा? ठीक है, उसका तो लिमिट ही है, अगर बाहर निकल जाएगा जंगल से तो उसको तो वैसे भी मार दिया जाएगा, तो वो करेगा क्या जंगल में? ठीक है, जब पानी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए याद रखेंगे, इससे क्या होगा, नदी जोड़ो परियोजना से
बहुत से जानवरों को और मनुष्य के उसके साथ साथ मनुष्य को भी लाभ होता है, ठीक है। सिंचाई के साथ भी और कई भी पेयजल के साथ सब में लाभ होता है। तो इसीलिए ये जो नदी जोड़ो परियोजना है ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पानी समुद्र में चला जाए बेकार हो जाए उससे अच्छा है कि ये कहीं किसी क्षेत्र में, मतलब ये मान लीजिए ये नदी जा रही है तो ये सूखी नदी है तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पानी है, और तो ये अगर ये इधर से मोड़ दिया जाता है तो यहाँ भी पानी हो जाता है, ठीक है। तो इससे आसपास जो लोग रहते हैं उनको लाभ होगा, ठीक है। तो ये बहुत सही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर अभी कोई भी प्रॉपर ढंग से नहीं जोड़ा गया, सभी इसमें काम डिले करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, सब इसमें काम बहुत डिले करते हैं नदी जोड़ो परियोजना में। अब देखिए अल्पसंख्यक शोध और प्रशिक्षण संस्थान को मंजूरी। तो अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक शोध और प्रशिक्षण संस्थान MRTI, ठीक है, इसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो याद किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। पूछेगा कि अल्पसंख्यक शोध और प्रशिक्षण संस्थान को कहाँ पर मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई है। किसके लिए? कि जो अल्पसंख्यक जो पिछड़े हैं उनको धारा में लाने के लिए, इसीलिए इस संस्थान को मंजूरी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। उड़ीसा में सुभद्रा योजना को मंजूरी दी गई है। मंजूरी किसने दी है? CM मोहन चरण मांझी ने दिया है। याद रखिएगा मोहन चरण मांझी ने, यहाँ पर कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। कौन मुख्यमंत्री हैं? मोहन चरण मांझी। याद रखेंगे, अभी नए नए बने हैं, पूछ सकता है। 1 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाना सुभद्रा योजना के अंतर्गत, ठीक है। योग्यता क्या है? 21 से 60, ठीक है। याद रखेंगे योग्यता कितना है? 21 से 60 वर्ष की योग्यता है। इसमें क्या किया जाएगा? 5 वर्ष में 50,000 रुपये मिलेंगे। मतलब जो महिलाएं होंगी, इसमें भी महिलाओं को सशक्त ही बनाना है। 5 वर्ष में 5,000 रुपये मिलेंगे। डेबिट कार्ड भी जारी होगा, मतलब निकालने के लिए आप पैसा भी इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 50,000 5 साल में मिलेगा। कैसे मिलेगा? 5,000 की हर साल 2 किस्त, प्रतिवर्ष 2 किस्त दी जाएगी। मतलब 6 महीने पे एक 5,000, फिर 6 महीने पे 5,000। तो साल का कितना हो गया? 10,000 रुपया हो गया। और फिर 5 साल में कितना हो गया? 50,000 रुपया हो गया। इसी प्रकार से ये दिया जाएगा। किसके तहत? सुभद्रा योजना। तो आपके पेपर में पूछेगा सुभद्रा योजना कहाँ की योजना है, किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। कौन इसमें पात्र होगा? 21 से 60 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र होंगी। योजना 2024-25 से 28-29 के बीच में 5 साल चलेगी, ठीक है। 5 साल के लिए मंजूरी। पर व्यय कितना होगा? लगभग 55,825 करोड़ रुपए इसमें व्यय होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और बना था उड़ीसा के लिए। उड़ीसा मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, ठीक है। कौन सा? उड़ीसा, ठीक है। तो याद रखेंगे उड़ीसा मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य मतलब बन गया है। मतलब किसी को अगर अवकाश लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पब्लिक सेक्टर में होगा, प्राइवेट सेक्टर में नहीं बात करें, पब्लिक सेक्टर में जितने भी लोग होंगे वो अवकाश ले सकते हैं। 15 अगस्त 2024 को उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की। पार्वती परिदा ने इसकी घोषणा की। उप मुख्यमंत्री, याद रखिएगा उप मुख्यमंत्री कौन है? पार्वती परिदा, इन्होंने इसकी घोषणा की, ठीक है। अब देखिए जो मासिक धर्म अवकाश की घोषणा तो तीसरा राज्य बना है, तो दूसरा 2 राज्य आगे कौन है? बिहार और केरल। देखिए बिहार कितना आगे है, ठीक है, इसमें आगे है बिहार, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं बिहार पीछे, देखिए बिहार ने पहले ही घोषणा कर दी थी, ठीक है। बिहार और केरल, ठीक है, केरल के साथ खड़ा है, ठीक है। तो बिहार और केरल इसमें पहले हैं, तीसरे पे उड़ीसा आ गया है, ठीक है। उड़ीसा के पहले चावल एटीएम का परीक्षण। तो उड़ीसा में पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया गया। 7 अगस्त 2024 को उड़ीसा सरकार ने पहले चावल एटीएम का परीक्षण किया। 5 मिनट में 50 केजी चावल दे सकता है, ठीक है। याद रखेंगे 5 मिनट में 50 केजी चावल आप एटीएम से निकाल सकते हैं। सभी 30 जिलों में, मतलब 30 जिले हैं तो इसी 30 जिलों में ये लगाया जाएगा चावल एटीएम। तो चावल एटीएम कहाँ लगाया जाएगा? उड़ीसा में लगाया जाएगा, ये याद रखेंगे। अब देखिए गुजरात की अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा? MSME हेतु उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था? MSME को उन्नत और मजबूत करना, ठीक है। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना किया। भूपेंद्र पटेल की स्थापना ने।
तो याद रखेंगे सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्थापना की है, ठीक है, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपका नीति आयोग है, इसी तरह ये गुजरात में भी ये गुजरात का ही एक नीति आयोग थिंक टैंक की तरह काम करेगा। यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, गुजरात को बताएगा कहाँ विकास हुआ है, कहाँ ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, कहाँ पर सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये थिंक टैंक की काम करेगा थिंक टैंक की तरह, ठीक है। मुख्यमंत्री ने गुजरात 2047 डायनेमिक डॉक्यूमेंट रोड मैप का अनावरण किया। तो जैसे भारत सरकार का एक विजन है 2047 तक पूरा विकसित भारत बनने का, वही है गुजरात 2047 डायनेमिक डॉक्यूमेंट रोड मैप। मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए गोवा चलते हैं। गोवा में क्या क्वेश्चन बना है, गोयम बिनामूल्य बीज योजना। गोयम बिनामूल्य बीज योजना कहाँ पर, गोवा में शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। ये है क्या, मुख्यमंत्री वहाँ के प्रमोद सावंत हैं, उन्हीं के द्वारा ये किया गया इसका शुभारंभ। जो प्रधानमंत्री ने सूर्य घर हर घर योजना शुरू किया गया था, उसी का एक ये कह सकते हैं उप योजना है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, यह योजना सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसके साथ जुड़ी एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना, मतलब छतों पर जो सोलर पैनल है उसको प्रमोट करना लोगों के बीच में कि आप इसको लगवाइए, ठीक है। तो मतलब उसी का एक उप योजना के तहत ये काम, मतलब जो जैसे कोई केंद्र में लॉन्च होती है तो उसी की एक छोटी योजना के तहत राज्य सरकार अपने लॉन्च करते हैं। तो मतलब वो लगता है कि उसी पर्पज को बढ़ावा देगा। जैसे पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना है ना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसी पर्पज को ये भी बढ़ावा देगा, गोयम बिनामूल्य बीज योजना, ठीक है। तो हो ये अगर आ जाएगा तो ये तो बता देंगे, लेकिन ये आ जाएगा तो किस लिए है तो ये नहीं बता पाएंगे। तो याद रखिएगा ये गोवा में लॉन्च किया गया। चंडीगढ़ में क्या हुआ, चंडीगढ़ में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गृह मंत्री और जो ये अमित शाह जी हैं, उनके केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता, यहाँ पर अमित शाह जी लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए अमित शाह के और सहकारिता मंत्री, ठीक है, मंत्री अमित शाह, ठीक है। आपको पीडीएफ में सब मिल जाएगा, सही मिल जाएगा। अमित शाह ने 75 करोड़ लागत के साथ यह उद्घाटन किया। क्या, चंडीगढ़ में क्या किया जाएगा, 24x7 जलपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। 24/7 जलपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। यहाँ पर कहाँ पर, ये चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में 24x7 जलपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है पूर्वोत्तर से जो भी कुछ होता है। असम में मिथुन गोजातीय प्रजाति का पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्जा। तो याद रखिएगा जो असम में मिथुन होता है, जो मिथुन जो लंबे लंबे बाल नहीं होता, एक मतलब जो ऑक्स की तरह बहुत बड़े बड़े बाल होता है, सॉरी, ठीक है, ठीक है। चलते हैं यहाँ देखते हैं क्या कह रहे थे कि जो ऑक्स की तरह होता है उसी को क्या किया गया है, गोजातीय प्रजाति का पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्जा दे दिया गया है। असम में मिथुन मतलब जो मिथुन होता है उसका नाम होता है बोस फ्रंटलिस, मतलब हो सकता है कभी बायोलॉजी में नाम आ जाए कि इसका नाम क्या होगा, बोस फ्रंटलिस, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस को पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। राज्य पशु का दर्जा अगर पूछा जाए कि राज्य पशु का मतलब किसमें राज्य पशु का दर्जा मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में इसको राज्य पशु का दर्जा मिल गया है, ठीक है। किसका, राज्य पशु का दर्जा मिला गया। जैसे आपके यहाँ बारहसिंघा है, ठीक है, कि राज्य पशु है, तो ऐसे यहाँ पर मिथुन है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, अगर सबसे बड़ी आबादी देखा जाए, मिथुन की सबसे बड़ी आबादी तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो 4 राज्यों में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। राष्ट्रीय, अभी देखिए हाल ही में क्वेश्चन बना था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो इसी मिथुन को ही प्रदान की गई। अभी हाल ही में 2-4 महीने पहले ही क्वेश्चन ये बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा मिथुन को ही खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक
बीमा समाधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो यह बीमा 3 साल का होगा। आपदा होने की स्थिति में लागतों को कवर करेगा। जैसे आपदा आ गई, जो लागत है वो कौन देगा, ये नागालैंड में ऐसा बीमा चलाया गया है, DRTPS, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए असम में क्या गया है। असम में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा खोला जाएगा। असम के जगी रोड में इसका भूमि पूजन किया गया, ठीक है। तो कहाँ पर, असम में ही सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा खोला जाएगा, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर होता है उनका प्रशिक्षण किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण भारतीय राज्य की अगर बात करें, दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू के बारे में याद रखें। अब देखिए कानू है क्या, तो कर्नाटक के BR हिल्स में, याद रखें, कर्नाटक के BR हिल्स में जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में दक्षिण भारत के पहले आदिवासी पुस्तकालय कानू का शुभारंभ किया गया। तो ये क्या है जानते हैं, आदिवासी पुस्तकालय है। यहाँ पर जैसे कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तेलंगाना हुआ, तो ये यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ की जो जनजातियों से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं वहाँ पर इस पुस्तकालय में रखी जाएंगी, ताकि जिनको भी जनजातियों के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से ये जनजातियाँ रहती हैं, तो वहाँ पर जाके कानू जो पुस्तकालय है वहाँ पर जाके उस पुस्तक को लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। कानू का मतलब होता है सदाबहार वन। यहाँ से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के आदिवासियों से संबंधित पुस्तक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अभी हमने बताया वही यहाँ पे है, ठीक है। कह रहे हैं कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को जो आदिवासी होती हैं उन्हीं से रिलेटेड जो पुस्तक होती है वो प्राप्त करके उनके बारे में जान सकते हैं। अब देखिए कानू अगर आ जाए, कानू क्या है, जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा, तो आप कह दीजिएगा पुस्तकालय है आदिवासी से रिलेटेड। कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी दी गई है। परियोजना पर खर्च इतना 12,690 करोड़ रुपए है। इस सुरंग का उद्घाटन बंगलुरु के सबसे व्यस्त कॉरिडोर में यातायात की भीड़ को कम करना, तो मतलब जो यातायात भीड़ है तो ये सुरंग बना दिया गया ताकि यहाँ से अधिकतर लोग जाएं, ठीक है। कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी दी गई है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए पश्चिमी घाटों पर अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। अभी देखिए जो वायनाड में जो ये भूस्खलन हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे वहाँ पर, ठीक है। तो वो उसी से मतलब क्या शिक्षा लेते हुए किसने, कर्नाटक ने, ठीक है। ये कर्नाटक, केरल नहीं कर रहा है, कर्नाटक ने टास्क फोर्स गठित किया। उसी से शिक्षा लेते हुए कर्नाटक सरकार ने जो इसी पश्चिमी घाट के किनारे जो अतिक्रमण हुआ है नदियों का उसको हटाने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बताया गया है कि पश्चिमी घाट पर अतिक्रमण हटाने के लिए किस सरकार ने टास्क फोर्स गठित की, तो वहाँ पर आपको गोवा देगा, केरल देगा और कर्नाटक देगा, गुजरात देगा या महाराष्ट्र देगा, ठीक है। तो आपको किसको लगाना है, तो यहाँ पर लगाना है कर्नाटक को। वायनाड की त्रासदियों को देखने के बाद कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त कर दिया गया। आंध्र प्रदेश ने एक कानून लाया था जिसमें कहा गया था जिसके पास 2 बच्चों से अधिक जिनके पास बच्चा होगा, ठीक है, मतलब तीसरा जिसके पास बच्चा होगा, वो जो नगर में चुनाव होता है या स्थानीय जो चुनाव नहीं होता है उसमें वो क्या करेगा, वो खड़ा उम्मीदवार के रूप में नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन क्या किया गया, अभी सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार के ही द्वारा ये कानून को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये कानून को समाप्त कर दिया गया कि कहा ऐसा अब कोई कानून नहीं है, ठीक है। आप 2 हो, 4 हो, 10 हो, सभी आप क्या करेंगे, चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीदवारी दे सकते हैं अपना, ठीक है। स्थानीय नागरिक और निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त करने का फैसला किया है, ठीक है। तो ये सब जो नेता लोग होते हैं ये इनके मतलब इनकी जो योग्यता होती है बहुत सिंपल होती है, ठीक है। जैसे आप सब क्या होता है, कितनी डिग्री ले लेंगे तब भी उसमें कोई योग्यता नहीं रह जाएगी। पता चला O लेवल मांग लिया RO में, ठीक है, और SSC कहीं मांग लिया, कहीं और कुछ मांग लिया, ठीक है। तो आपके जो आपका पेपर होगा उसमें इतनी योग्यता दे देंगे कि आप ना कोई योग्यता आपके पास मिस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इनके यहाँ अगर एक योग्यता बनी भी रहेगी तो वो भी हटा ही देंगे, ठीक है। तो मतलब वो कानून वही बनाते हैं तो अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर आप भी कोई कानून बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हटा ही दिए, ठीक है। अब आपके अंदर वो है, मतलब आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका कानून ऊपर वाला बनाता है, मतलब वही बनाते हैं, नेता ही बनाते हैं।
भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फ्रीडर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फास्ट अप्रोच टू क्रिटिकली के लिए आधिकारिक अनुमति दी गई है। तो याद रखिएगा, जो जो भारत का एक स्वदेशी फास्ट वो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर ये बनेगा कहाँ पर, तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट के। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और भिवानी, ठीक है, भवानी द्वारा निर्मित किया गया है। भिवानी के द्वारा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। अब देखिए, एक बार इसके अगर चालू हो जाता है तो भारत में रूस के बाद देश होगा, ये अपना प्यारा भारत है, जिसके पास वाणिज्यिक और संचालन वाला फास्ट ब्रीडर होगा। ठीक है, मतलब और किसी के पास नहीं, पहले रूस के पास है, इसके बाद हमारे पास होगा जब चालू हो जाएगा ये। ठीक है, क्या चालू होगा, भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, पूछ सकता है किसके द्वारा निर्मित किया गया है, भिवानी के द्वारा, नाभिकीय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। हर एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम द्वारा किया गया है, निर्मित किया गया है। डिजाइन किसके द्वारा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है। क्या, भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर कहाँ पर लगेगा, तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगा वाट का। ठीक है, याद रखिए, इतना चीज़ें तो याद ही रखना है आपको। ठीक है, अब क्या होगा इसका, इसका उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य यही है कि जो भारत का थोरियम भंडार है, केरल के किनारे आप पढ़े होंगे कि पश्चिमी घाट में केरल के पास बहुत ज़्यादा वहाँ पर थोरियम भंडार पाया जाता है, तो उसी थोरियम भंडार को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग में लाना। ठीक है, नहीं तो अगर मशीनें नहीं रहेंगी तो हमारे पास कितने भी अगर रिसोर्सेज रहेंगे तो उनका हम सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरे ही देश उसको खरीद के उपयोग कर लेंगे। ठीक है, सस्ते चीज़ें थोरियम सस्ते में खरीद के उपयोग कर लेंगे, महंगी चीज़ में कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिसोर्स का सही तरीके से यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि जो मशीनें आ रही हैं जॉब ले रही हैं, नहीं, मशीनें आ रहे हैं तो जॉब तो ले नहीं रही हैं और दे ही रही हैं, क्योंकि मशीनों को चलाने के लिए व्यक्ति ही चाहिए। ठीक है, और उससे भी कई जॉब क्रिएट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर आने से जॉब ख़त्म नहीं हो गई, बढ़ ही गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर सूचनाएं जो है यहाँ पर लिखा गया है, वन लाइनर में था तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा सहज फील हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखने के लिए ज़्यादा था नहीं, तो हम कहीं ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-15 क्वेश्चन है। 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला राज्य का पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो याद रखिए, एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन 25 अगस्त 2024 को। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से उपस्थित पोर्टल का शुभारंभ किया। उपस्थित पोर्टल किस राज्य से रिलेटेड है, झारखंड से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बंगलोर दक्षिण कर दिया गया। क्या प्रॉब्लम थी रामनगर में, ठीक है, सही तो था रामनगर। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बंगलोर दक्षिण कर दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। खेल विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है, ऐसे खिलाड़ी तैयार करना जो ओलंपिक पदक जीते। तो कौन, तेलंगाना सरकार करेगी, याद रखेंगे, कौन करेगी, तेलंगाना सरकार करेगी, खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ ओलंपिक के लिए ही बच्चे तैयार किए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो जो टर्मिनल 3 है वहीं पर पंजाब से रिलेटेड कोई भी नागरिक होगा तो वो अपना सहायता मांग सकता है उसी पर। ठीक है, तो पंजाब टर्मिनल केंद्र का उद्घाटन यहीं किया गया, तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। 21 अगस्त 2024 को गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और क्रूर प्रथाओं पर काला जादू की रोकथाम उन्मूलन विधेयक 2024 पारित किया। ठीक है, तो याद रखिए किसने, गुजरात सरकार ने ऐसा पारित किया। अब देखिए यहाँ पर
13 अगस्त 2024 को विश्व भेड़िया दिवस पर गुजरात सुरेंद्र नगर के जंगली गधा अभयारण्य में भेड़ियों के लिए अपनी दूसरी रिवाइलिंग सुविधा खोलने के लिए तैयार हुआ, ठीक है, जिसका उद्देश्य फसलों पर को खतरा पहुंचाने वाले जंगली शाकाहारी आबादी को नियंत्रित करना, ठीक है, गुजरात के सुरेंद्र नगर जंगली गधा अभयारण्य में, ठीक है। 10 अगस्त को मध्य प्रदेश की यात्रा के समय कम करने 10 अगस्त को मध्य प्रदेश ने यात्रा के समय को कम करने और प्रमुख स्थलों तक पहुंच कर सुधार करने के लिए पर्यटन के लिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की, ठीक है। क्या है? पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा शुरू की, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर? प्रमुख स्थलों तक पहुँच यहाँ बढ़ाने यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ चला आया, ठीक है, बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब यही है, जो मध्य प्रदेश सरकार है वो हर जगह जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर लोगों की पहुँच बढ़ाने के लिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू किया है, ठीक है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। 5 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल का दिल्ली नगर निगम में नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान वाले 10 व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार उनके कार्यालय से जुड़ा एक वैधानिक कर्तव्य है। वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिक्स के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट है कि उपराज्यपाल जो हैं नगर निगम के प्रशासन के लिए जो 10 व्यक्ति हैं वो नियुक्त कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल, उपराज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। इसमें जो मंत्रिपरिषद उसका कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ झगड़ा हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पटना द्वारा विकसित किया गया। तो ये याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलप, ये तो अभी हम ऊपर भी पढ़े थे, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की 10 जोड़ी ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित जूते के 16 ऊर्जा इंजन इकाइयों की आपूर्ति की, जिससे जवानों की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा, ट्राइबो इलेक्ट्रिक जनरेटर आधारित जूते, ठीक है, 16 ऊर्जा, ठीक है, संरचना इकाइयों की आपूर्ति की, ठीक है। तो जो वो जो 16 होता है उसी में से ऊर्जा जनरेट होगी, ठीक है। हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने राज्य के सरकारी स्कूलों को पाठ्यक्रम में रानी दुर्गावती को शामिल करने की घोषणा की। तो याद रखिएगा, जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर मध्य प्रदेश में मोहन डॉक्टर मतलब ये मुख्यमंत्री मोहन, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री है ना, तो उन्होंने कहा है कि जो पाठ्यक्रम है सरकारी स्कूल का उसमें रानी दुर्गावती के मतलब उनके जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो उनको वीरांगना कथा है, उनको शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर दिन धामी ने 30 करोड़ रुपए से अधिक की 26 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ठीक है। अब यहाँ पर 30 जुलाई 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान के दौरान राष्ट्रगान अनिवार्य करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे उद्देश्य युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना भरना, एकता और अखंडता की भावना को बढ़ावा देना, जिससे वह जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। क्या हुआ है इसमें? राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। सुबह मैं तो जानता हूँ हर जगह होता है सुबह का राष्ट्रगान। 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फास्ट टू अप्रोच टू क्रिटिकली के आधिकारिक तौर पर अनुमति दी। ये भारत का पहला स्वदेशी PFBR होगा। अभी जो हम पढ़ रहे थे, रूस के बाद हमारा पहला होगा प्रोटोटाइप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से उपस्थित पोर्टल का, ठीक है, शुभारंभ किया। अभी ऊपर ही पढ़े हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट द्वारा अत्याधुनिक वेब पोर्टल निहालिका, याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट द्वारा आधुनिक वेब पोर्टल निहालिका लॉन्च किया गया। किसके? पूछ सकता है, निहालिका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। तो अभी जितना भी राज्य आधारित क्वेश्चन था, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन था, सब कुछ हम यहाँ पर कवर कर दिए क्रॉनिकल में, ठीक है। अब आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक ये सब आ जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अब ये रिवीजन करना हुआ, ठीक है, रिवीजन करना होगा करंट का, तो प्लीज़ आप सब 9 बजे ही वीडियो आएगा रात में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आज आपका इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और कुछ भी आपको रिकमेंड करना हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है, क्या चाहिए ठीक है, क्योंकि आप सबके जो आप सब कमेंट करते हैं उसी के बेस पर हम वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।